हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। क्या हमने पिछली क्लास में रिपीट ब्रीडिंग तक पढ़ा था और अब पढ़ेंगे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ठीक है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या होता है? तो प्रोलैप्स मतलब होता है बाहर आ जाना। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? यूट्रस का। तो यूट्रस का बाहर आ जाना, जैसे तुम डायग्राम में देख रहे हो, ये पूरा यूट्रस जो है वो बाहर आ चुका है। ठीक है। तो ये क्या है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। और कभी कभी क्या होता है कि पूरा यूट्रस ना आके सिर्फ सर्विक्स बाहर आती है, तो उसको बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स। ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हम बोलें कि एक बीमारी और होती है जिसको हम क्या बोल देंगे? सेम, ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स। प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स। ठीक है। तो प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स और एक बीमारी हो गई प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ठीक है। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस किसे कहते हैं? गर्भाशय का योनि के साथ बाहर आ जाना क्या कहलाता है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। गर्भाशय बाहर आएगा तो योनि भी बाहर आएगी। ठीक है। हाँ, तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या है? गर्भाशय का योनि के साथ बाहर आ जाना क्या कहलाता है? गर्भाशय का योनि के साथ बाहर आ जाना प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहलाता है। ठीक है। तो गर्भाशय का योनि के साथ बाहर आ जाना प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहलाता है। जैसे तुम्हें दिख रहा है पूरा प्रोलैप्स हो चुका है। नेक्स्ट, प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स किसे कहेंगे? तो प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स क्या होगा? सर्विक्स का, इसमें सर्विक्स हो जाएगा, सर्विक्स का योनि के साथ बाहर आ जाना सर्विक्स का योनि के साथ बाहर आ जाना प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स कहलाता है। प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स कहलाता है। ठीक है भाई। तो ये दोनों हो गए प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स। सबसे बड़ी चीज़ कि ये प्रोलैप्स होता क्यों है? ज़्यादातर केसों में देखने को मिलता है। प्रोलैप्स क्यों होता है? अधिकतर केसों में ये प्रोलैप्स कब होता है? जब पशु प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो या फिर बच्चा देने के बाद प्रोलैप्स होता है। ठीक है। तो प्रोलैप्स होने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है प्रोलैप्स होने का कि खनिज लवणों की कमी है। पोषण में क्या है? खनिज लवणों की कमी, पोषक तत्वों की कमी। तो कारण क्या है प्रोलैप्स होने का? कारण है भोजन में पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी। ठीक है। तो सिंपल सा कारण है कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी है जिससे प्रोलैप्स हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब प्रोलैप्स हो रहा हो तो पशु को किस प्रकार रखना चाहिए? अब सुनना भाई, पशु के पैर जो हैं वो ऊंचाई पर हैं आगे के, और पीछे के पैर नीचाई पर हैं। ठीक है। तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा। अरे भाई, आगे के पैर ऊपर हैं, पीछे के पैर नीचे हैं। पशु मतलब ऐसी जगह खड़ा है जहाँ आगे के पैर ऊंचाई पर हैं और पीछे के पैर नीचाई पर हैं, तो गर्भाशय तो उल्टा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। तो पशु को कैसी स्थिति में रखना चाहिए? पशु को रखना चाहिए कि आगे के पैर पशु के नीचे गड्ढे में हो, या पीछे के पैर हैं वहाँ पे मिट्टी डाल देनी चाहिए। पीछे के पैर जहाँ हैं पशु के, वहाँ मिट्टी डाल देनी चाहिए। ठीक है। खूब सारी मिट्टी डाल के या फिर ऐसा कुछ बिछा दें कि पैर ऊंचाई पर रहे पशु के। जिससे क्या होगा? पीछे वाला पोर्शन ऊपर रहेगा तो गर्भाशय अंदर ही रहेगा और अपनी स्थिति पर फिक्स हो जाएगा, वो पीछे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखेंगे नेक्स्ट, एक घोड़ी के अंदर बात करें हम। किसके अंदर? घोड़ी के अंदर। तो घोड़ी में कभी भी प्रोलैप्स का केस नहीं देखा जाता। घोड़ी में कभी भी प्रोलैप्स नहीं होता, मतलब घोड़ी में ये बीमारी होती नहीं है। घोड़ी में गर्भाशय कभी बाहर आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि घोड़ी का गर्भाशय जो है वो लंबर वर्टिब्रा, जो कशेरुक दंड है, ठीक है, ऐसे ये ऊपर घोड़ी का कशेरुक दंड है, उससे जुड़ा होता है गर्भाशय, तो वो कभी भी बाहर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है किससे? रीढ़ की हड्डियों से। लंबर वर्टिब्रा जो है, लंबर कशेरुक दंड जो है, उनसे जुड़ा होता है। तो घोड़ी में कभी प्रोलैप्स नहीं होता, याद रखना। घोड़ी में
कभी प्रोलैप्स नहीं होता। नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? तो घोड़ी में कभी प्रोलैप्स नहीं होता क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि घोड़ी का गर्भाशय, घोड़ी का गर्भाशय, घोड़ी का गर्भाशय लंबर कशेरुकाओं से, लंबर कशेरुकाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए घोड़ी में प्रोलैप्स नहीं होता क्योंकि घोड़ी का गर्भाशय जो है वो लंबर कशेरुकाओं से जुड़ा होता है, इसलिए घोड़ी में प्रोलैप्स नहीं होता। अब प्रोलैप्स का उपचार क्या है? ठीक है, गाय भैंसों में तो होता है, तो उनमें क्या उपचार करें? गर्भाशय बाहर आ चुका है तो क्या करें भाई? तो सबसे पहले उसको लाल दवा से, हैं, KMNO4 के सॉल्यूशन जो है, लाल दवा का सॉल्यूशन बना के सबसे पहले गर्भाशय को साफ करेंगे, जिससे गर्भाशय कैसा हो जाएगा, एक निसंक्रमण हो जाएगा, अंदर जो है संक्रमण नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? ठीक है, एंटीसेप्टिक विलियन से गर्भाशय को साफ करना। क्या? एंटीसेप्टिक विलियन, एंटीसेप्टिक विलियन में जैसे लाल दवा, जैसे लाल दवा KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट से गर्भाशय को, या जो प्रोलैप्स हुआ है उसको, गर्भाशय को साफ करना। सबसे पहले तो साफ करना, साफ कर दिया। अब साफ करने के बाद जो है क्या हो रहा है? साफ करने के बाद गर्भाशय फिर भी अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि गर्भाशय बाहर आके फूल चुका है, उसकी वजह से तुम कितना भी धक्का दे रहे हो उसमें वो अंदर नहीं जा रहा है। तो हम उस पर क्या करेंगे? कोई भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जो पानी को सोखता है। ठीक है, जैसे चीनी का घोल, गुड़ का घोल, ये सब गर्भाशय के ऊपर लगाएंगे, जिससे वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसमें से पानी जो है वो बाहर निकलेगा, तो गर्भाशय सूख जाएगा, फिर उसको अंदर से आराम से धकेल सकते हैं। तो चीनी का घोल है ना, या कोई भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है, का घोल लगाएंगे, लगा देना, और फिर गर्भाशय को अंदर पुश कर देंगे और गर्भाशय अंदर चला जाएगा। अब अंदर चला गया तो वो फिर बाहर आ सकता है, तो फिर क्या करेंगे? वल्वा पे, योनि पे क्या करते हैं हम? योनि जो होती है उस पर सूचन लगा देते हैं, जिससे वो बाहर नहीं आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो योनि पे सूचन लगाते हैं, वल्वा पे, वल्वा पर, कहाँ पर? वल्वा पर कौन से सूचन लगाते हैं ये पूछा जाता है। क्वेल सूचर लगाते हैं। कौन से सूचर? क्वेल सूचर लगाते हैं। ठीक है, तो वल्वा पर कौन से सूचर लगा देंगे? क्वेल सूचर जो है ये लगा देते हैं वल्वा पे। ये वल्वर लिप्स हैं, जैसे कैसे देखो, ये योनि है, वल्वा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ गांठ बांध देंगे, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ गांठ बांध देंगे, और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ गांठ बांध देंगे। इसको बोलते हैं क्वेल सूचर। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये वाला, कि प्रोलैप्स के केस में या क्वेल सूचर कहाँ पर लगाए जाते हैं? तो प्रोलैप्स के केस में लगाए जाते हैं, या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में कौन से सूचर लगाए जाते हैं? क्वेल सूचर बोलते हैं इनको बटन सूचर भी बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बटन लगा देते हैं, बटन में से धागा निकाला यूँ और बटन में से निकाल के यहाँ बांध दिया। ठीक है, तो वो बटन सूचर भी कहलाते हैं। ठीक है, इनको लोकल में क्या बटन सूचर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों क्या? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों वीर्य एकत्रण। वीर्य एकत्रण जिसको क्या बोल रहे हैं? सीमन कलेक्शन। ठीक है, सीमन कलेक्शन, वीर्य कैसे एकत्रण करते हैं? विभिन्न पशुओं में वीर्य एकत्रण कर रहे हैं हम। वीर्य एकत्रण इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें क्या करना है? कृत्रिम गर्भाधान करना है। ठीक है, एक जो वीर्य है एक पशु का, वो कई सारे पशुओं में हम उसका यूज़ कर सकते हैं वीर्य एकत्रण की विधि से, और एक जगह से ही हम बहुत सारे साँडों से वीर्य एकत्रण करके बहुत सारी गायों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीर्य एकत्रण एक बहुत बड़ी प्रोसेस है और बहुत अच्छी प्रोसेस है। ठीक है, तो वीर्य एकत्रण, सीमन कलेक्शन कैसे किया जाता है वो देखो। जंतुओं में वीर्य एकत्रण की विधियाँ, सबसे पहले बात करें वीर्य एकत्रण कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम किसकी? सांड की।
साँड में वीर्य एकत्रण की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं, ठीक है। एक तो कृत्रिम योनि द्वारा, जो सबको पता होती है, कृत्रिम योनि द्वारा, आर्टिफिशियल वेजाइना द्वारा। कृत्रिम योनि से हम साँड के कृत्रिम योनि लगा के और उससे वीर्य एकत्रण कर सकते हैं, तो ये तो सामान्य है, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एक है इलेक्ट्रो इजैकुलेशन विधि। कौन सी है? इलेक्ट्रो इजैकुलेशन विधि। इसमें क्या करते हैं, कम वोल्टेज का करंट लेते हैं, और कम वोल्टेज का करंट जो है वो साँड की समाइनल वेसिकल्स पे लगा देते हैं, टेस्टिस पे लगा देते हैं, ठीक है। जिससे जो वीर्य है साँड के अंदर वो एकदम एक करंट से है, उस वोल्टेज से पूरा जो वीर्य है एकदम से वो बाहर आ जाता है। लेकिन ये रिस्की काम है, ये इतना ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया जाता। और एक होता है मसाज मेथड। क्या? मसाज मेथड। मसाज मेथड में क्या करते हैं? मसाज मेथड में एम्पुला जो होता है टेस्टिस के पास, तो एम्पुला पर हल्की हल्की सी मसाज करते हैं, ठीक है। और मसाज करने से जो है एम्पुला पे वो वीर्य जो है वो बाहर आ जाता है, फिर उसको एकत्रण कर लेते हैं। तो साँड में 3 विधियों का उपयोग करते हैं, कृत्रिम योनि द्वारा, इलेक्ट्रो इजैकुलेशन विधि और मसाज मेथड। लेकिन ये दोनों विधि इतनी अच्छी नहीं है, तुम भी देख रहे हो, कहने में ही अजीब लग रही है। तो एक विधि है सबसे सरल, क्वेश्चन पूछा जाता है साँड में सबसे ज़्यादा व सबसे सरल वीर्य एकत्रण की विधि कौन सी है? वो है कृत्रिम योनि द्वारा, आर्टिफिशियल वजाइना द्वारा। तो क्या है? सबसे सरल व सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि है, उपयोग में ली जाने वाली विधि, ठीक है। तो वीर्य एकत्रण की सीमन कलेक्शन की सबसे सरल व सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? कृत्रिम योनि के द्वारा। ये विधि जो है सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है, वह सबसे सरल विधि है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वैसे इन 3 विधि से हम साँड में क्या कर सकते हैं? वीर्य एकत्रण कर सकते हैं। दूसरा बात करें हम भेड़ में, बकरी, मतलब इनके नर के अंदर है ना, भेड़, बकरी, घोड़ा, सूअर। भेड़, बकरी, घोड़ा, सूअर, इनमें सिर्फ एक ही विधि है, वो विधि क्या है? कृत्रिम योनि द्वारा, और कोई विधि इनमें नहीं है। कृत्रिम योनि द्वारा, आर्टिफिशियल वजाइना के द्वारा, इनमें एक ही विधि है, दूसरी है ही नहीं। तो भेड़, बकरी, घोड़ा, सूअर, इनमें वीर्य एकत्रण की एक ही विधि है, कौन सी है? कृत्रिम योनि द्वारा। कौन सी है बच्चों? कृत्रिम योनि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बचा तीसरा कुत्ता। कुत्ते में वीर्य एकत्रण की कौन सी विधि है? तो पहली तो है कृत्रिम योनि के द्वारा, कुत्ते में भी कृत्रिम योनि आती है, तो कृत्रिम योनि के द्वारा, ठीक है। और कुत्ते में एक विधि और है जिसको बोलते हैं मैनुअल मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? मैनुअल मैनिपुलेशन विधि। अब ये क्या होता है? और कुत्ते के अंदर है, कुत्ते के अंदर बच्चों कृत्रिम योनि के द्वारा जो विधि है, ये विधि ज़्यादा काम में नहीं ली जाती है, और ना ये सरल है। कुत्ते में ये विधि टफ है, इसलिए हम स्पेशल बताएं कि जैसे हमने पढ़ा सभी जानवरों में सबसे सरल विधि कौन सी है? कृत्रिम योनि के द्वारा। सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सी ली जाती है? कृत्रिम। लेकिन कुत्ते की बात करें, कुत्ते में मैनुअल मैनिपुलेशन मतलब होता है हाथ से, शिश्न पे हाथ से ऐसे ऐसे रफ मसाज की जाती है ना, और उससे क्या होता है? कुत्ता जो है वो वीर्य निकाल देता है, ठीक है। तो इसको मैनुअल मैनिपुलेशन कहते हैं। तो कुत्ते में सबसे सरल व सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि, ठीक है। तो कुत्ते में सबसे सरल व सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है?
मैनुअल मैनिपुलेशन विधि। ठीक है, कुत्ते में सबसे सरल होती है और सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है ये विधि। ठीक है, तो बस इतना से याद रखना है, बाकी सभी में है ना। तो एक क्वेश्चन कॉमन आए, कुछ कॉमन क्वेश्चन कैसे आता है नोट डाल के देखेंगे। कॉमन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सभी जानवरों का सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली वीर्य एकत्रण की विधि है, वीर्य एकत्रण की विधि है। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई भी जानवर उन्होंने नहीं दिया, ना तो सांड दिया ना कुत्ता दिया। मतलब कुत्ते में मैनुअल मैनिपुलेशन है, बाकी सभी में आर्टिफिशियल वजाइना है, कृत्रिम योनि विधि है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे सीधा है, सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि की विधि है कि सीमन कलेक्शन की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, तो कोई जानवर नहीं है तो आएगा कृत्रिम योनि। कौन सी विधि? कृत्रिम योनि, आर्टिफिशियल वजाइना द्वारा, आर्टिफिशियल वेजाइना द्वारा, कृत्रिम योनि द्वारा। ठीक है, तो ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बच्चों वीर्य एकत्रण कैसे किया जाता है या वीर्य एकत्रण कब करना चाहिए सांड में। तो कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट कि सांड के अंदर जब वीर्य एकत्रण कर रहे हैं तो वीर्य सीमन कलेक्शन कर रहे हैं, तो सीमन कलेक्शन के लिए सांड को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, आर्टिफिशियल वजाइना के ऊपर उसको लगाना, ये करना, लेकिन सीमन कलेक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ट्रेनिंग कब स्टार्ट की जाती है, सांड की कितनी उम्र पर सीमन कलेक्शन वीर्य एकत्रण के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है? तो सांड में वीर्य एकत्रण के लिए ट्रेनिंग क्या दी जाती है? ट्रेनिंग शुरू करते हैं कितनी उम्र पर? जब सांड की उम्र कितनी हो बच्चों? 18 माह की उम्र पर। पहला पॉइंट। ठीक है, तो सांड को कितनी उम्र पर है वीर्य एकत्रण के लिए ट्रेनिंग दी जाती है? तो 18 माह, जब 18 माह का होता है वो, तब उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब वो 1.5 साल का होता है। दूसरा, फिर सब ट्रेनिंग देते हैं। सांड के अंदर वीर्य एकत्रण की शुरुआत किस उम्र पर की जाती है? वीर्य सीमन कलेक्शन कब किया जाता है? तो सांड में वीर्य एकत्रण की शुरुआत कितनी उम्र पर की जाती है? तो सांड में वीर्य एकत्रण की शुरुआत जो है वो की जाती है 24 माह पर, 24 माह की उम्र पर। समझ में आ गया कि जब वो 2 साल का हो जाए सांड, तो उससे हम सीमन कलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, वीर्य एकत्रण स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा सीमन कब आता है सांड के अंदर? सबसे ज़्यादा सीमन जो है वो कब आता है? तो देखेंगे वीर्य का आयतन, सबसे ज़्यादा वीर्य का आयतन किस उम्र पर सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक होता है तो किस उम्र पर भाई? कि सांड सबसे ज़्यादा वीर्य किस उम्र पर निकालता है? तो कब निकालता है? 5 से 8 वर्ष की उम्र पर। जब उसकी उम्र कितनी होती है? 5 से 8 साल होती है, तब वो सबसे ज़्यादा सीमन निकालता है। नेक्स्ट, सांड में वीर्य एकत्रण कब करना चाहिए? गर्मियों में या सर्दियों में? रात को या दिन में? ठीक है, ऐसे। तो वीर्य एकत्रण का समय, वीर्य एकत्रण या सीमन कलेक्शन, वीर्य एकत्रण का समय क्या होता है? तो वीर्य एकत्रण का समय होता है सर्दियों में। कब होता है बच्चों? सर्दियों में सुबह। कब करते हैं? सुबह। तो सर्दियों में सुबह के समय हम क्या करते हैं? वीर्य एकत्रण करना है। अब सब डेली करें सुबह, ठीक है, या एक दिन छोड़ के एक दिन करें, तो एक क्वेश्चन बनता है कि सप्ते में कितनी बार एक सांड है बेचारा है,
तुम उससे लगे हुए वीर्य एकत्रण करने, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, थक जाएगा बहुत, है ना। तो ऐसे नहीं है कि तुम डेली उससे वीर्य एकत्रण करवा रहे हो, है ना, तो वीर्य की क्वालिटी घट जाएगी है ना। तो वीर्य एकत्रण कितनी बार करना चाहिए है? कितनी बार करना चाहिए? तो वीर्य एकत्रण कितनी बार करना चाहिए? तो सप्ताह में, क्या बच्चों, सप्ताह में 2 बार, बस सप्ताह में 2 बार ही वीर्य एकत्रण करना चाहिए एक सांड से। तुम उस सांड से ज़्यादा बार वीर्य एकत्रण नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादा बार वीर्य एकत्रण करोगे तो वो थक जाएगा, क्या होगा, थक जाएगा बहुत बुरी तरीक़ा से, ठीक है। हाँ, तो ये था वीर्य एकत्रण की विधियाँ, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सांड में वीर्य एकत्रण के लिए ट्रेनिंग 18 माह की उम्र पर, सांड में वीर्य एकत्रण की शुरुआत 24 माह की उम्र पर, वीर्य का आयतन सबसे ज़्यादा किस उम्र पर, 5 से 8 वर्ष की उम्र पर। वीर्य एकत्रण का समय सर्दियों में सुबह के समय, और वीर्य एकत्रण कितनी बार, सप्ताह में 2 बार करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों कृत्रिम योनि, आर्टिफिशियल वेजाइना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल वेजाइना या कृत्रिम योनि। अब बात करें कृत्रिम योनि से, तुम पता है कृत्रिम योनि जो है सबसे सरल व सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली वीर्य एकत्रण की विधि है। सर्वप्रथम पहला पॉइंट, सर्वप्रथम कृत्रिम योनि का उपयोग किसने किया? सर्वप्रथम कृत्रिम योनि का उपयोग सबसे पहले कृत्रिम योनि का उपयोग किसने किया? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोमेरोव नागिन। क्या नाम था? कोमेरोव नागिन। सर्वप्रथम कृत्रिम योनि का उपयोग कोमेरोव नागिन ने किया था, और किसके अंदर किया था? गाय के अंदर किया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम कृत्रिम योनि का उपयोग जो है कोमेरोव नागिन ने आर्टिफिशियल वजाइना का सर्वप्रथम उपयोग किया। अब कृत्रिम योनि से जब वीर्य निकालते हैं तो कृत्रिम योनि को धरती के साथ, है ना, कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। जैसे भाई ये सांड है और कृत्रिम योनि ऐसे लगा रखी है, ठीक है, सांड के शिश्न पर, तो धरती के साथ उसका कोण कितना होना चाहिए? 90 में तो सीधा हो गई, तो पेट में थोड़ी ना घुसानी है कृत्रिम योनि, शिश्न पे लगानी है, तो कोण कितना होना चाहिए? तो वैसे ही दिख रहा है, देखो ये धरती है, ये सांड खड़ा है, सांड के नीचे तुम ऐसे लगा रहे हो, तो धरती के साथ जो कोण है वो 45 डिग्री का है। तो वीर्य एकत्रण के समय, वीर्य एकत्रण के समय कृत्रिम योनि का धरती के साथ, किसके साथ? धरती के साथ कितना कोण होना चाहिए? कोण 45 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो वीर्य एकत्रण जब कर रहे हैं तो वीर्य एकत्रण के समय कृत्रिम योनि का जो कोण है वो धरती के साथ कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों कृत्रिम योनि के कई सारे मॉडल आते हैं, और वो मॉडल पूछा जाता है कौन सा मॉडल जो है वो किस पशु के लिए है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखेंगे एक आता है डेनिस मॉडल, या कृत्रिम योनि के मॉडल पढ़ रहे हैं ना। एक आता है कौन सा? डेनिस मॉडल, कृत्रिम योनि का डेनिस मॉडल। एक आता है मिसिसिपी मॉडल, कौन सा? मिसिसिपी मॉडल। और एक आता है कौन सा? नॉर्वेजियन मॉडल। कौन सा आता है? नॉर्वेजियन मॉडल, ठीक है। तो कृत्रिम योनि के बच्चों टोटल कितने मॉडल आते हैं? 3, डेनिस मॉडल, मिसिसिपी मॉडल एंड नॉर्वेजियन मॉडल, ठीक है। तो कृत्रिम योनि का डेनिस मॉडल जो है वो किस पशु के लिए है? कृत्रिम योनि का मिसिसिपी मॉडल जो है वो किस पशु के लिए है? और कृत्रिम योनि का नॉर्वेजियन मॉडल जो है वो किस पशु के लिए है?
वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताओ फटाफट, डेनिस मॉडल किसके लिए आता है भाई? सांड के लिए। अरे डेनिस मॉडल सांड के लिए, मिसिसिपी मॉडल घोड़े के लिए। किसके लिए भाई? घोड़े के लिए। और नॉर्वेजियन मॉडल बच्चों क्या? नॉर्वेजियन मॉडल जो है वो सुअर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। स्टार लगा देते हैं इस पर, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। कृत्रिम योनि का डेनिस मॉडल किस पशु के लिए? सांड के लिए। कृत्रिम योनि का मिसिसिपी मॉडल किस पशु के लिए? घोड़े के लिए। और कृत्रिम योनि का नॉर्वेजियन मॉडल जो है वो किसके लिए आता है? सुगर के लिए आता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, किस पशु के लिए कृत्रिम योनि की लंबाई? भाई सभी पशुओं के लिए कृत्रिम योनि की लंबाई एक तो नहीं हो सकती, सांड बड़ा है ना, किसी का शिश्न छोटा है, किसी का बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कृत्रिम योनि की लंबाई रखी जाती है। और उस कृत्रिम योनि के अंदर क्या होता है, गर्म पानी भर दिया जाता है जिससे शिश्न को गर्माई महसूस हो। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए कृत्रिम योनि का? हर पशु में ये अलग अलग सा होता है। तो एक तरफ लिखेंगे जानवर, एक तरफ लिखेंगे कृत्रिम योनि की लंबाई, कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होनी चाहिए, और एक तरफ लिखेंगे तापमान, कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखना चाहिए किस पशु के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सांड की। सांड के लिए जो कृत्रिम योनि है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी लंबाई होनी चाहिए 35 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सांड के लिए जो कृत्रिम योनि है उसकी लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका तापमान होना चाहिए 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सांड के लिए कृत्रिम योनि की लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर और तापमान कितना है? 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बात करेंगे कुत्ता। कुत्ते के लिए कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर। और तापमान कितना होना चाहिए? तापमान होना चाहिए 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कुत्ते में थोड़ा सा ज़्यादा तापमान। अब बात करें बकरी में। भेड़ बकरी मतलब रैम और बक है ना, दोनों की बात कर रहे हैं, बक और रैम, भेड़ा और बकरा। हाँ, तो यहाँ बकरी लिख देते हैं हम सिंपल। तो कृत्रिम योनि की लंबाई 20 सेंटीमीटर है बकरी में भी। कितनी? 20 सेंटीमीटर। और तापमान होना चाहिए 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें? बकरी में। अब बात करें सूअर में। किसमें बच्चों? सूअर में कृत्रिम योनि की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी छोटी होती है सूअर में कृत्रिम योनि की लंबाई। और तापमान कितना है? तापमान सेम रहेगा, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। नेक्स्ट बात करें बच्चों घोड़े में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, घोड़े का याद रखना। घोड़े में कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होती है? 54 सेंटीमीटर। सबसे लंबी कृत्रिम योनि किसकी होती है? घोड़े की। कितनी? 54 सेंटीमीटर। और तापमान वही सेम रहता है, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। दोबारा देखेंगे, सांड के अंदर 35 से 40 सेंटीमीटर, कुत्ता में बकरी में 20 सेंटीमीटर, सूअर में 12.5 सेंटीमीटर, और घोड़ी में कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी है? 54 सेंटीमीटर। तापमान सांड के अंदर 39 से 41, कुत्ते में 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी बकरी सूअर घोड़े में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसमें घोड़े का ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़े में कृत्रिम योनि की। बाकी सांड का तुम्हें दोनों ही याद करने पड़ेंगे। सांड में टेम्परेचर भी या तो वो सांड का पूछेगा या घोड़े का पूछेगा। बाई चांस हो सकता है किसी का पूछ ले, पर मैक्सिमम जो है सांड का पूछा जाता है या घोड़े की कृत्रिम योनि लंबी होती है, इसलिए वो तुमसे क्या पूछेगा? घोड़े का पूछेगा कि घोड़े में कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये जो हैं वो लंबाइयाँ हैं, किसी के अंदर कभी किसी पशु में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, और ये तापमान है। ठीक है, तो कृत्रिम योनि क्या है? सर्वप्रथम कृत्रिम योनि का उपयोग कोमेरोव नागिन ने किया था। वीर्य एकत्रण के समय कृत्रिम योनि का धरती के साथ कोण 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। कृत्रिम योनि के 3 मॉडल, डेनिस मॉडल, मिसिसिपी मॉडल, नॉर्वेजियन मॉडल। डेनिस मॉडल सांड के लिए, मिसिसिपी मॉडल घोड़े के लिए, और नॉर्वेजियन मॉडल जो है वो किसके काम में आता है? सुगर के काम में आता है। ठीक है, ये कृत्रिम योनि हुआ।
इससे पीछे हमने पढ़ा वीर्य एकत्रण, सीमन कलेक्शन। जंतुओं में वीर्य एकत्रण की विधियाँ, सांड में 3 सबसे ज़्यादा ये, भेड़ बकरी सब में कृत्रिम योनि है, कुत्ते में 2 विधि है, मैन्युपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, सबसे ज़्यादा उपयोग में कृत्रिम योनि सभी जानवरों की बात करें तो। ट्रेनिंग 18 माह की उम्र पर सांड में, शुरुआत 24 माह पर, सबसे ज़्यादा वीर्य 5 से 8 वर्ष पर। वीर्य एकत्रण का समय सर्दियों में सुबह के समय और सप्ताह में 2 बार करना चाहिए, ठीक है। और ये कृत्रिम योनि हुई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।